नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 3 का एग्ज़ाम चल रहा है। ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्ज़ाम चल रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे ललित नारायण यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो पेपर 5-6 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और 7-8 भी होने वाला है। उसके बाद आपका जीईएस का परीक्षा होगा। एक पेपर ये भी 100 नंबर का होता है, जनरल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ये साइंस का ये इसमें 2 ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए आपका जनरल स्टडीज रहेगा जीएस, और ग्रुप में आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, कुछ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 2021 में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही रहेगा क्वेश्चन। आपको ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें आपको टिक करना है या आपको जो है कि मार्क करना है। इस प्रकार से आप जैसे मार्क करते हैं ओएमआर में आपको देना जवाब। ओके, तो उसको हम पेपर को डिस्कस करेंगे। 2021 का पेपर है, देखिए ये साइंस और कॉमर्स वालों का है। आर्ट्स वाले का भी हम पेपर डिस्कस करेंगे। आप बने रहे हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के जाएं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एज इट इज, इससे आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा, दूसरी बात। और एक तो आपका प्रीवियस ईयर देखा रहेगा तो बेटर रहेगा। सिलेबस में देखिए, जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में आपके इंडिया से कुछ क्वेश्चन रहेगा। अगर सिलेबस आपके पास होगा तो उसमें आप देखेंगे इंडिया से रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहेगा, इकोनॉमी ऑफ इंडिया से रहेगा, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया से रहेगा, साइंस एंड टेक से रहेगा, इंडिया और वर्ल्ड का क्या आपस में इंटर रिलेशन है उससे रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का देखें, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रहेगा, इकोसिस्टम से रहेगा आपका, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन द इन्वायरमेंट है। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन रहेगा। यही सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस से 2021 में आया हुआ है। दोस्तों आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेक्शन ए आपका, सेक्शन ए जनरल स्टडीज़ है। ओके, 101 से लेकर 100 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी टोटल दोनों मिला के आपको जितना ज़्यादा नंबर आप यहाँ लाइएगा जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, आपको ओवरऑल नंबर बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ऑनर्स में ये नंबर कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल नंबर जब ग्रांड टोटल नंबर दिया जाता है उसमें आपको ये एक प्रकार से आपके नंबर को बढ़ा देगा। तो जितना बेहतर नंबर रहेगा इसमें आपको आपका रिजल्ट उतना बेटर रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, द वर्ड वेदा मीन्स, या हिंदी में ही शुरू करते हैं, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है दोस्तों ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन? जैन धर्म का पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? पहले थे ऋषभदेव। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे, 1200 इनका जन्म हुआ था। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन स्वामी, सब आपको पता होगा। ओके, तो वो 24 में थे, पहले थे ऋषभदेव। थर्ड है, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? हु वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? एरिस्टोटल या अरस्तु? डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत याद भी करते चले, आपको ऐसे ही रिमेंबर हो जाएगा कि अगर प्रीवियस कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं। हु फाउंडेड महाबलीपुरम? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो पल्लव के राजा थे। पल्लव के राजा थे दोस्तों नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन का राजधानी था पल्लव। ओके, इन्होंने ही महाबलीपुरम की स्थापना की थी। ठीक है, महाबलीपुरम का स्थापना किसने की थी? तो पल्लवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1950 को ये लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर, ओके, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को याद होगा लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया था, और उन्होंने बोला था कि आगे से हम इसी दिन को एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस या कोई बड़ा दिन इस दिन को घोषित करेंगे। तो इसलिए 26 जनवरी को ही, उसी 26 जनवरी को लेकर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। 6th है, भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है? तो संगठनात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? फेडरलिज्म है, संगठनात्मक है। नेक्स्ट, कहाँ लोकतंत्र नहीं है? वेयर इज़ नो डेमोक्रेसी? अमेरिका में, नॉर्वे में, भारत में या चीन में? तो चीन में लोकतंत्र नहीं है। ऑब्वियसली चीन में लोकतंत्र नहीं है। भले ही भारत के बारे में क्या, भले भारत में चुनी हुई सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है
राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं कन्याकुमारी से, जब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे पता चलेगा कि उनका पूरा जो है कांग्रेस सुपरा साफ हो जाएगा। जैसे देखिए तो गोवा में बहुत सारे विधायक उनके एमएलए को मिला लिया गया था। जो भी हो खैर, कहाँ लोकतंत्र नहीं तो चीन में, ऑप्शन डी करेक्ट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। आसान क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन एक बार आप देखे रहेंगे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप आसानी से कर सकते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान क्या है? सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर है सन का। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टडीज इन पैलेंटोलॉजी? जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पैलेंटोलॉजी मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल का हम क्या करते हैं? जीवाश्म ईंधन का अध्ययन करते हैं पैलेंटोलॉजी में, फॉसिल का। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन है? एटमॉस्फेयर में यदि आप देखें तो सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर। कौन होता है? ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ठीक है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, बादल वगैरह आप जो भी देखते हैं, वो सब कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर में ही है। बिजली का रखना ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। एकदम मतलब वहाँ कोई मौसम संबंधी घटनाएं वगैरह नहीं होती है, इसलिए एकदम साफ रहता है। ये जो एटमॉस्फेयर का ये जो जोन है, लेयर है, एकदम साफ है। हवाई जहाज इसी में अपना मतलब हवाई जहाज इसी में आसानी से चल पाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन लेयर के बारे में पूछ देगा कभी कभी कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस लेयर में है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेड से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। ओके। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत कौन है? तो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, ध्यान रखें। नेक्स्ट, नाबार्ड इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप कोई और पीसीएस वगैरह एग्जाम देते हैं तो वहाँ नाबार्ड से क्वेश्चन रहता ही है। अच्छा क्वेश्चन है। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? ओके, पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आना चाहिए। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की यदि स्थापना देखें तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982। आप बस हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि किस समिति की सिफारिश पे नाबार्ड का स्थापना हुआ था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में हेडक्वार्टर, मुंबई। और इसके वर्तमान में हेड अगर देखें तो ये है गोविंद चिंतालू जिससे ध्यान रखें। तो नाबार्ड का स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, वर्तमान हेड इसके हैं गोविंद चिंतालू। ओके, तो हमसे पूछा है नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? इसके फुल फॉर्म ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके केसी पंत। 10वें के कौन थे? केसी पंत थे। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। फर्स्ट के कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी फर्स्ट के थे। और 15वां अभी कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है, उसके कौन है? एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। ये भी ध्यान रखें, अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो उसके हैं एनके सिंह, नंद किशोर सिंह उसके हेड हैं। फर्स्ट वित्त आयोग पूछ दें, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी। ओके, और यहाँ 10वां पूछा है तो केसी पंत। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ मछली पालन, ऑब्वियसली फिशरीज से। दूध उत्पादन जानते हैं, मिल्क के लिए कौन सा क्रांति हुआ था? व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्जिस कुरियन जिससे संबंधित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यदि आप कमेंट सेक्शन में बता सके दोस्तों तो अच्छा रहेगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्लीज़ जरूर बताएं। तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन हुआ था। खाद्य उत्पादन, यह खाद्य उत्पादन तो ग्रीन रिवोल्यूशन। ये मेन्योर है तो इसके लिए ग्रे रिवोल्यूशन। मेन्योर के लिए क्या होता है? ग्रे रिवोल्यूशन हुआ था। ओके, ब्लैक रिवोल्यूशन है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, कॉटन के लिए है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। जूट के लिए है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। ये भी ध्यान रखें कुछ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट 15, एनिमल हस्बेंड्री अलॉन्ग विद फार्मिंग इज कॉल्ड। खेती के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रित खेती कहलाता है। क्या? मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित खेती।
मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, एक साथ आप कई फसल लगाते हैं तो उसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ है मिश्रित खेती, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मतलब खेती के साथ आप पशुपालन भी कर रहे हैं, उसको कहते हैं मिश्रित खेती या मिक्स्ड एग्रीकल्चर। 16th, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड, विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, WTO से प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है। इसी बार बीपीएससी में जो मई में बीपीएससी हुआ था उसमें भी WTO का स्थापना पूछा था, और भारत इसका मेंबर कब बना था ये भी पूछा गया था। तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। WTO का पूरा नाम क्या था, तो GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT WTO का पुराना नाम था। हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था, और भारत इसके स्थापना से ही इसका सदस्य रहा है। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में कितने बचे हैं अब? तो 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, SBI है, PNB है, CBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। ये सब कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है। और निजी बैंक कितने हैं? प्राइवेट बैंक है आपका 22, जिसमें HDFC, ICICI जानते होंगे, ये सब क्या है? निजी बैंक है। डेंगू फैलता है, डेंगू इज एक्सप्रेड बाय, तो मच्छर से, एडिस एजिप्टी। डेंगू किसके कारण? तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो को बाइट करने से डेंगू होता है। ओके, नेक्स्ट, खमीर क्या है? या ईस्ट, ईस्ट क्या? ऑब्वियसली फंजाई है, ईस्ट फंजाई है। आसान क्वेश्चन है। विटामिन B12 इज ऑल्सो नॉन, सॉरी B12 नहीं, B2 है। विटामिन B2 इज नॉन एज राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन का कॉमन नेम है विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। B1 का नाम क्या है? थायमिन है। हीमोग्लोबिन जानते हैं, RBC के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेड कलर पिगमेंट होता है, आयरन इसमें अंदर होता है, इसके अंदर। नेक्स्ट है, कैरेट इज द मेन सोर्स ऑफ, गाजर किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन A का। नेक्स्ट, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, लैक्टोज किस में रहता है? अंगूर में, दूध में, नींबू में, सिरका में। तो लैक्टोज किस में है? मिल्क में है, दूध में है। 23rd, नेम गिवन द मून मिशन इन इंडिया, भारत में चांद मिशन का नाम क्या दिया गया? तो भारत का जो चांद मिशन था उसका नाम दिया गया था चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट। कल्पना 11 क्या था दोस्तों? तो कल्पना एक सैटेलाइट जो छोड़ा गया था उसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था, कल्पना 11। तो कल्पना नाम है सैटेलाइट का। चंद्रयान फर्स्ट चांद मिशन था, मून मिशन था चंद्रयान फर्स्ट। परमाणु ऊर्जा स्टेशन इसमें से कहाँ पर है? कोलकाता में है, तारापुर में है, या कोरबा में है, या नवेली में है? तो तारापुर, तारापुर जो है महाराष्ट्र, वहाँ पर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन है। इसके अलावा कैगा, कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन दोस्तों कर्नाटका में है। रावतभाटा राजस्थान में है। कुडनकुलम और कल्पक्कम, कुडनकुलम और कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। ये कुछ और एक्स्ट्रा जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि अलग अलग लोकेशन पे इंडिया के, उसने भी, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड एट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ TIFR, TIFR के संस्थापक निर्देशक कौन है? सबसे पहले आपको TIFR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? मुंबई में है। होमी जहांगीर भाभा इसके फाउंडर डायरेक्टर थे। ओके, HJ भाभा। नेक्स्ट, USB इज, आप इसके बारे में आप सभी जानते हैं, USB का आप लोग यूज़ भी करते होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका हमें आप जवाब जरूर भेजें कि इसका क्या जवाब हो सकता है। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं हम, यूनिवर्सल सीरियस बस। आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। कुछ आप भी करें दोस्तों, थोड़ा बहुत हाथ पर मेरे आप भी। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? आसान क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ, कुछ बता सकते हैं तो ये बताएं, सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? वर्ल्ड में, दुनिया में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? और इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाते हैं? आप जरूर बताएं। नेक्स्ट, हु डेवलप कंसेप्ट ऑफ ईमेल? ईमेल का कंसेप्ट किसने प्रतिपादित किया? तो रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन जो थे, ईमेल का कॉन्सेप्ट इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था, रे टॉमिल्सन। ओके, नेक्स्ट है C++। C++ क्या है? तो C++ इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी करेक्ट है। 31, USB इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज। USB किस प्रकार का स्टोरेज है? एक सेकेंडरी स्टोरेज है। USB इज ए सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोरेज। ऑप्शन सी करेक्ट है।
मतलब कंप्यूटर से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहा है, आप ये भी देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये ध्यान देने बात है। 32 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले फर्स्ट गेंदबाज कौन है? तो शेन वॉर्न। कौन है दोस्तों? शेन वॉर्न। हाल ही फिलहाल में शेन वॉर्न का निधन हो गया। ओके, शेन वॉर्न का हाल ही फिलहाल में निधन हो गया दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया से थे। ओके, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या है? नो स्पिन। नो स्पिन। और आपको पता होगा राजस्थान रॉयल्स जो सबसे पहली बार IPL जीती थी उसमें शेन वॉर्न कप्तान थे। ओके, ध्यान रखिए, हो सकता है कहीं आपको काम में आ जाए, क्योंकि शेन वॉर्न चर्चा में रहा था। हाल ही फिलहाल में इनकी निधन हुआ था पिछले साल, सॉरी 2022 में ही निधन हुआ है। तो आगे आप जो भी एग्जाम देंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, तो आप ध्यान रखें। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। हाल फिलहाल में जो संतोष ट्रॉफी हुआ था उसका विजेता कौन है? उसके विनर है आपके केरल। केरला ने संतोष ट्रॉफी जीता था, किसको? वेस्ट बंगाल को हराकर। ये भी ध्यान रखिए, केरला ने जीता था संतोष ट्रॉफी हाल फिलहाल का वेस्ट बंगाल को हराकर। नेक्स्ट, द ओल्ड नेम ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? सुने होंगे, चर्चा में था, मोटेरा स्टेडियम। अहमदाबाद में जो बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है। सेकंड नंबर पर कौन है आपका? मेलबोर्न का स्टेडियम। थर्ड नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा, थर्ड नंबर पर जयपुर में स्टेडियम बन रहा है, वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा होगा, जयपुर में बन रहा है। 35 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना का लक्ष्य है 2016 में फर्स्ट बार स्टार्ट हुआ था महोबा उत्तर प्रदेश से, और फिर उसको 2021 में भी लॉन्च किया गया है 5 साल पूरा होने के बाद बलिया उत्तर प्रदेश से। तो 2 बार इसको स्टार्ट किया गया, उज्ज्वला .1 और उज्ज्वला 2. तो इसका क्या है? LPG मतलब प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड LPG। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो मानेकशॉ, नाम सुने होंगे, SHFJ मानेकशॉ। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम इज सिचुएटेड एट, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट है। वेयर पेपर इज इन्वर्टेड, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में, सबसे पहले चाइना में ही कागज़ का आविष्कार हुआ था, चाइना। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ से? तो टिहरी उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में ही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हेनमैन। ऑप्शन बी करेक्ट है, हेनमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट डेट ग्रोथ इन द डिजर्ट कॉल्ड, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब क्या? वाटर की स्कार्सिटी जहाँ होता है, जहाँ भी वाटर का स्कार्सिटी है उसको जीरोफाइटिक कंडीशन कहते हैं। मीजोफाइट का मतलब मीडियम वाटर, वाटर है मीडियम है। हाइड्रोफाइट्स बिल्कुल पानी ही पानी, उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स जहाँ की नमक, जहाँ नमक का अबंडिटी ज़्यादा हो, नमक प्रचुर मात्रा में, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। ओके, तो मरुस्थल के बारे में पूछा है, वहाँ पानी की स्कार्सिटी है इसलिए उसको क्या कहेंगे? जीरोफाइटिक कंडीशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ह्यूमन इन इकोसिस्टम, मानव जो है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? तो सर्वाहारी है, ओमनीवर्स है। ह्यूमन क्या है? ओमनीवर्स है। नेक्स्ट है, हवा में कौन सा गैस, ये कुछ आपका नोबल गैस दिया हुआ है, ग्रुप 18 का आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्या नोबल गैस है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा गैस जो हवा में यूजुअली प्रेजेंट नहीं रहता? तो रेडॉन, रेडॉन हवा में आपको वैसे महसूस नहीं रहता है, रेडॉन गैस। 54 न्यूट्रिएंट साइकिल कंडक्टेड डायरेक्टली बाय सनलाइट इज, पोषक चक्र से जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है वो कौन है? कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल डायरेक्ट सनलाइट के थ्रू, ये मतलब ये साइकिल चलते रहता है। आप जैसे जानते होंगे कार्बन, एटमॉस्फेयर में कार्बन है, उस कार्बन का इस्तेमाल सनलाइट के प्रेजेंस में पेड़ पौधा करता है, प्रोड्यूसर है पेड़ पौधा, वो क्या करता है? कार्बन को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है दोस्तों। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट उसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हम उसके स्टार्च को, या हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, हम सब वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें क्या है? कार्बन है या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, उसको हम खाएं, हमने उसका ऑक्सीडेशन किया, कंबसन होता है, ऑक्सीडेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। जैसे ही हमने कार्बन छोड़ा, यही कार्बन एटमॉस्फेयर में गया, पेड़ पौधा फिर इसको लिया, उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया, तो ये चक्र एक प्रकार से चल रहा है। ये तो सनलाइट के हेल्प से चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कौन सा साइकिल जो है जो सनलाइट के थ्रू चलता है? तो कार्बन साइकिल। आसान है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल बायो ग्रुप इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स, क्या कहते हैं इसको? क्लाइमैक्स कम्युनिटी।
क्लाइमेक्स होता है, पायनियर कम्युनिटी सुने होंगे, सीरियल कम्युनिटी सुने होंगे। जो सस्टेनेबल होता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट 56, अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडलीय नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर। तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों, इसका भी आंसर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके 56। और एक क्वेश्चन और पहले भी बताए थे आपको यूएसबी के बारे में, एक दो क्वेश्चन तो आपको भी जरूर बताना होगा। 57, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ इज, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी में सबसे प्रचुर तत्व क्या है। तो यहाँ तो चूंकि नाइट्रोजन नहीं दिया रहता, लेकिन अगर नाइट्रोजन रहता तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नाइट्रोजन ही जवाब दे के आते हैं। यहाँ पूछा है अर्थ, एटमॉस्फेयर में नहीं पूछा है, तो अर्थ में पूछा है दोस्तों ऑक्सीजन। ध्यान रखें, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल। ये कुछ मतलब एलिमेंट का अर्थ में जो एलिमेंट कितना मतलब किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल। ये अर्थ क्रस्ट का हम बात कर रहे हैं। ओके एटमॉस्फेयर में पूछता है तो ऑब्वियसली क्या है, नाइट्रोजन आपका 78% है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में पूछे तो हमेशा ऑक्सीजन को ही सबसे ज़्यादा दें। ओके ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, ये हायर लेवल एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन में नाइट्रोजन होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट नाइट्रोजन, आप खुद नाइट्रोजन ही मारते दोस्तों, ये मतलब मिस्टेक्स हो जाता है थोड़ा बहुत। 58 क्या है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऑब्वियसली सोलर, हमने अभी पहले फोटोसिंथेसिस का बात भी किया था, सोलर एनर्जी को वहाँ पर क्या किया जाता है, केमिकल एनर्जी में एक प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन लिया पेड़ पौधा प्लस H2O, CO प्लस H2O लेता है एटमॉस्फेयर से, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट ले लिया और क्लोरोफिल उसके ग्रीन लीफ में होता है ये क्लोरोफिल, इसके मदद से क्या बनाता है C6H12O6, ग्लूकोज बना देता है। ओके तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है आपका? ये आपका है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 60 है, सुंदरवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरवन तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरवन में मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप सदाबहार वन मान सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? एसिड रेन सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 1970 में, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही हुआ था। ओके तो 1970 के आसपास एसिड रेन वर्षा वहीं पर हुआ था, इंग्लैंड में सबसे पहले। ये अब आप आ गए, हम कहाँ पर? इकोसिस्टम पे एक प्रकार से हम आ गए हैं। जनरल स्टडीज ग्रुप बी का ये क्वेश्चन है, कौन ध्रुवनगर कहलाता है? उस समय लंदन बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्मोकी हो गया था, इसलिए उसको ध्रुवनगर या स्मोक सिटी कहा जाता था, लंदन को। नेक्स्ट है, मोस्ट केमिकल पोल्यूशन इज, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है कहाँ से? लेदर इंडस्ट्री से। लेदर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है लेदर इंडस्ट्री से, ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट, विच कॉजेज द मोस्ट पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा इसमें से पोल्यूशन कौन करेगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों बहुत ज़्यादा ही प्रदूषक है, प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। ये अगर हम इनहेल कर ले, हम मानव इसका इनहेल कर ले तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, एक प्रकार से समझिए कि हमारे हीमोग्लोबिन को बर्बाद कर देता है। वो हीमोग्लोबिन किसी काम का नहीं रह पाता, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आदमी की डेथ तक हो सकती है यदि वो ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर में रहे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, टॉक्सिक एलिमेंट इन द न्यूज़पेपर, अखबार में विषैला तत्व होता है, क्या होता है? लेड। अखबार का जो प्रिंटिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं लेड का इस्तेमाल होता है दोस्तों, PB। इसलिए आप देखेंगे अच्छे अच्छे होटल्स में या अच्छे अच्छे मेस में भी देखे होंगे, वो आपका रोटी है, रोटी को, चपाती को पेपर में फोल्ड नहीं करना चाहिए, एल्युमिनियम फॉयल में फोल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर में फोल्ड करते हैं तो लेड कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है, आपके रोटी में आ सकता है। यदि आप उसको खाते हैं तो लेड आपके शरीर के अंदर चल जाएगा। लेड एक प्रकार का टॉक्सिक एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट है, टॉक्सिक एलिमेंट है, ये किडनी को खराब कर सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
इसलिए आप घर में भी अगर कभी रोटी को लपेटना हुआ, कुछ देर तक के लिए रखना हुआ, तो उसको आप पेपर से मत लपेटें, उसमें लेड होता है। नेक्स्ट है विच इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ वाटर। पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ने का यही मतलब है कि पढ़ने से हमको नॉलेज होता है और हम जो परंपरागत तरीके से कुछ गलत करते आ रहे हैं उसमें हम सुधार करें। पढ़ाई का तो असली महत्व यही है, सिर्फ नौकरी ले लेना ही पढ़ाई का महत्व नहीं है। हम पढ़ाई से क्या सीखते हैं उसको अपने जीवन में उतारें, यही तो बदलाव, चेंजिंग। परंपरागत क्या आप कर रहे थे या अभी आप क्या कर रहे हैं, अगर उसमें अगर डिफरेंसेस नहीं आए, बदलाव नहीं आया, तो फिर आप वहीं के वहीं हैं, पढ़ाई का तब कोई मतलब नहीं रह जाता है। विच इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ वाटर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ब्यूटी जितना ज़्यादा होगा वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा आपका। तो चीनी मिल की गंदगी, देखिए शैवाल, ये क्या है, एल्गी है, ये कहीं ना कहीं वाटर को क्लीन करने का ही काम करता है, नेचुरल वे में, इकोसिस्टम में है। ओके, मिट्टी सॉइल ब्यूटी को नहीं बढ़ाता है। जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट भी वाटर को कहीं ना कहीं क्लीन करने का काम करता है। ओके ठीक, लेकिन ये आपका चीनी मिल की गंदगी, इसमें अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टार्च है इसके अंदर और इस पर बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा आएगा इसको, मतलब खाने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पानी का ब्यूटी बढ़ जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, शुगर मिल वेस्ट। 67 नेशनल फॉसिल पार्क इज, राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश मंडला में है राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, ऑप्शन सी करेक्ट है। 68 डॉक्टर सलीम अली इज़ फेमस फॉर, सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? इसको बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे, पक्षी विशेषज्ञ। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है। नेक्स्ट है बिगेस्ट चीता रिजर्व इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि चीता को कहाँ से, नामीबिया से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है यदि करंट अफेयर्स वो अपडेटेड पूछते हैं तब, कि हाल फिलहाल में जो भारत ने विदेश से 8 चीता को लाया है, तो किस कंट्री से लाया है? तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, नामीबिया। कहाँ? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका का, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है नामीबिया। ओके, उसकी राजधानी विंडहॉक, वहाँ से 8 चीता को लाया है। और कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में क्यों रखा है? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क का जो हैबिटेट है, वहाँ का जो एडेप्टेशन है, उसमें आराम से चीता सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उसमें इसको रखा है। तो कूनो नेशनल पार्क अब इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क। इससे पहले तो हमारे पास चीता था ही नहीं, 1952 में ही चीता हमारे यहाँ से, इंडिया से विलुप्त हो गया था। ओके, तो कूनो नेशनल पार्क, इसको आप सही जवाब हमारे एमपी। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में है। 8 चीता को कहाँ से लाया गया है? नामीबिया से। ध्यान रखें, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, कोई भी वनडे एग्जाम होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि इस बार जो चीता लाया गया है, और कब? 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जब जन्मदिन था, उसी दिन इस चीते को लाया गया था, नामीबिया से भारत लाया गया था। और बेजोर इसको कवरेज मिला था इस चीता को। अगर इतना ही कवरेज, आप जानते हैं कि लंपी वायरस, उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत सारे गायों को लंपी वायरस के कारण उनकी डेथ हो गई थी राजस्थान में, लेकिन उसको अगर मिलता तो बहुत सारे गायों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन आजकल जहां मोदी जी वहीं पर सब चीज़ हो रहा है, सारा मीडिया कर्मी तो उसी के पीछे जाते रहते हैं। इधर पूरा मतलब बहुत सारे गायों की डेथ हो रही है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, बस चीता के पीछे पड़ा हुआ है सब। खैर, काजीरंगा इज़ फेमस फॉर, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो, एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। गेंडा के लिए फेमस है कौन? काजीरंगा गेंडा। कहाँ पर है? आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 71 एसेंशियल रोल फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्या जरूरी है? ऑब्वियसली स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्लीन एयर भी होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री हाउसिंग होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव, सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी कहाँ? केन्या की राजधानी नैरोबी में। पूछ सकता है यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कीनिया नैरोबी, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। ओके, 5 जून 1972 को। लेकिन पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया था वो 1974 में। कब? 1974, और सबसे पहली बार यूएसए में मनाया गया था। ओके, उसके बाद से प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केनिया नैरोबी में है। पूछता है क्वेश्चन अक्सर अच्छे एग्जाम में। नेक्स्ट है फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट
प्रसिद्ध पर्यावरणविद कौन है? तो अलेक्जेंडर बी हम्बलडोट। इसका नाम अगर इकोसिस्टम आप पढ़े हैं तो नाम जरूर पढ़े होंगे हम्बोल्ट का। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज कंसर्न विथ। पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र के संबंध किससे है? तो भौतिक विज्ञान, ऑब्वियसली भौतिक विज्ञान से है, जीव विज्ञान से है, सामाजिक विज्ञान से है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 75 देखिए, मेजर इन्वायरमेंटल फैक्टर आर। पर्यावरण के मुख्य कारक क्या क्या हैं? तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग, बोथ ए एंड बी, जैविक और अजीवीय दोनों हैं, मतलब इन्वायरमेंट के मेन फैक्टर हैं। 76 द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन लेटर 1972 रिलेट। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 किससे संबंधित है? आपके जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, विश्व शांति से संबंधित है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जी जुड़ी हुई है। अन्ना हजारे, ध्यान है होगा, अन्ना हजारे आंदोलन किए थे दिल्ली में, जिसके कारण आज अरविंद केजरीवाल सिरमौर बने हुए हैं दिल्ली का। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का तापमान भौतिक है, भूगर्भीय है, जैविक है? तो भौतिक और जैविक कौन कौन है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और सी दोनों। ओके, हाँ, ये और पूछता है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, कितना परसेंटेज है? तो 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, और जो बच गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और अदर गैसेज हैं। नेक्स्ट, जून 5 इज सेलिब्रेटेड ऑन। इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, इस बार एक और बहुत ही बेजोर क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इस बार 2022 का जो पर्यावरण दिवस का 2022 के पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? 2022 के पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो आवर ओनली वन अर्थ। बता देते हैं क्या है, आवर ओनली वन अर्थ या आवर ओनली अर्थ, कि हमारे पास एक ही पृथ्वी है, इसी को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं कि इसको हमको दोहन कर देना, ये नहीं। आवर ओनली वन अर्थ 2022 का थीम है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप कंज्यूमर ऑफ वाटर इकोसिस्टम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चरम उपभोक्ता कौन है? टॉप कंज्यूमर वाटर इकोसिस्टम ऑब्वियसली कौन है? बिग फिश जो होगा, या मगरमच्छ, सबसे बड़ा है तो मगरमच्छ। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल। लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की घटना होती है। व्हाट इज सेवन? सेवन क्या है? घास है, मिट्टी है, खनिज है, जनजाति है। तो सेवन एक प्रकार का जनजाति है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, फूड चेन इज फाउंड इन। फूड चेन कहाँ, खाद्य श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? समुद्र में, शहरों में, फॉरेस्ट में, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली फॉरेस्ट में, सॉरी समुद्र में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी है फूड चेन, शहरों में भी फूड चेन है, जंगलों में भी है, फॉरेस्ट में फूड चेन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 84, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो ओशियन इकोसिस्टम, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। दोस्तों एक चीज़ आप जरूर बताएंगे हमें कि इकोलॉजी शब्द ये पूछा जा सकता है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? और हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में को बताएंगे कि इकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं और इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था और हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोसिस्टम। प्लीज़ ज़रूर इसको बताएंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आप ज़रूर इसको सर्च करके लिख भी लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता दें। कुछ क्वेश्चन आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करें, सर्च करें। जब भी नेट खोले तो आपको मन में ये आना चाहिए कि कुछ न कुछ एक हम ज्ञान की बातें जरूर देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया चलाएं, रील्स देख लिए और मज़े कर लिए, ये नहीं। नेक्स्ट है 85, सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म आर। स्वयं पोषित जीव कौन है? तो ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑटोट्रॉप क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप है। नेक्स्ट 86, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ऑब्वियसली कानून बनाकर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयरनेस, जन चेतना, जागरूक करके लोगों को उसको हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट करके भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ? चेरनोबिल डिजास्टर काउज्ड चेरनोबिल में जो दुर्घटना हुआ था किसके कारण? ये एक परमाणु प्रदूषण था, न्यूक्लियर पोल्यूशन था। क्या था दोस्तों? चेरनोबिल का यूक्रेन इन दिनों खूब चर्चा में था, फरवरी से लेके वहाँ पे युद्ध जारी है। ओके, तो फरवरी में यूक्रेन में ही एक जगह है जहाँ पर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक प्रकार से यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको रसा ने नेस्तनाबूद कर दिया इस बार। तो 1984 या 1986 के आसपास दोस्तों, 90s के दशक में कह सकते हैं, वहाँ पर परमाणु विस्फोट हो गया था, एक प्रकार से एक्सीडेंट हो गया था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था, भारी क्षति हुई थी। ओके, तो न्यूक्लियर पोल्यूशन, चेरनोबिल दुर्घटना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या था? न्यूक्लियर पोल्यूशन था या न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। इंडिया में भी 1984 में आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइड कंपनी में। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जो पेस्टिसाइड बनाती थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण हजारों आदमी मध्य प्रदेश का उस दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना जाता है। उसमें इस गैस को इनहेल करने के कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, 1984 में हुआ था मध्य प्रदेश में, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से इसको जानते हैं। ओके, उसी प्रकार से चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो गया था 90s के दशक में यूक्रेन में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यूक्रेन चर्चा में है। यूनिट ऑफ सेकेंड मेजरमेंट, साउंड मेजरमेंट, सेकेंड नहीं दोस्तों, ध्वनि मापन है, यहाँ सेकेंड लिख दिया है, साउंड होना चाहिए। तो साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 89 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कितना है? होना चाहिए 78, लेकिन ऑप्शन में नहीं तो 79 ही करेक्ट माने, ऑप्शन ए करेक्ट है। डाईमिथाइल मरकरी क्या एक प्रकार का वाटर पोल्यूटेंट है, जल प्रदूषक है। अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पे पड़ सकता है? मैक्सिमम पत्ती पर, लीफ पर। काउज ऑफ साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? फैक्ट्रीज से जो निकलता है वहाँ से भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के कारण बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के नाम पर तो आजकल जो गंदगी फैलाया जा रहा है समाज में, वो कहीं ना कहीं साउंड पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ भी हुआ, बर्थडे है, डीजे ले आओ, कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ होता है तो डीजे लेके और पूरे मोहल्ला को एकदम पकड़ के धमका देते हैं। जो हार्ट पेशेंट है, जो ओल्ड एज के सिटीजन्स हैं, उनको बड़ी इसमें दिक्कत हो जाती है। तो ये एक घिनौना कृत्य है, हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज रिलेटेड टू, वायुमंडलीय प्रदूषण संबंधित है, ऑब्वियसली इससे आपका अस्थमा हो सकता है, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन से अस्थमा हो सकता है। 94 वायु प्रदूषण से होने वाले रोग, अस्थमा, वायु प्रदूषण से होने वाले सबसे पहले रोगों में सबसे पहले कौन आ सकता है? तो अस्थमा, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। पीलिया जॉन्डिस, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा। हैज़ा भी एक प्रकार का बहुत खराब बीमारी है दोस्तों, बैक्टीरिया कॉज्ड बीमारी है हैज़ा। 95 सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? तो सीवेज जो है, वाहित मल, सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन का यहीं से सोर्स है, यही है। नेक्स्ट 96 ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम, रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो सकता है? तो ओजोन परत में अगर क्षरण हो जाए, ओजोन लेयर में अगर क्षरण हो जाए, डिप्लीशन हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है कि कुछ प्लांट जो है लो टेम्परेचर पर ग्रो करना पसंद करता है। कुछ प्लांट को ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, वो हाई टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर सकता है। आदमी आजकल इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि उसको कोई ऐसा चीज़ मान लेते हैं जो विंटर सीजन के समय में ग्रो करता है। कोई ऐसा फल है या कोई ऐसा मान लेते हैं, कोई फल है, फ्रूट है, जो सिर्फ विंटर सीजन में ही ग्रो करता है, आप मान लें कुछ भी, और उसको किसी व्यक्ति को एकदम अमीर है, उसको समर सीजन में वो चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको समर में विंटर जैसा इन्वायरमेंट अगर दे दें, हम एडाप्टेशन दे दें उस प्लांट को, विंटर जैसा समर में हम एडाप्टेशन दे दें, तो ऑब्वियसली उसमें क्या हो सकता है? फ्लावरिंग, फ्रूटिंग हो जाएगा। तो इससे, इस प्रकार की टेक्निक से जो प्लांट को ग्रो कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, शीशा के एक प्रकार से घर बनाया जाता है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो हरित गृह प्रभाव, डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, वृक्ष को काटने से
वृक्ष को काटने से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, क्योंकि वृक्ष क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 यहाँ एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, तो CO2 एटमॉस्फेयर में खूब रहेगा। और CO2 हीटिंग इफेक्ट, CO2 में आप देखेंगे हीटिंग इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं पृथ्वी को आपको गर्म कर देगा, तो ग्लोबल वार्मिंग इससे हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन का प्रिंटिंग कर सकते गलत हो गया है, यहाँ होना चाहिए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, क्वेश्चन ये होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय, किसके कारण हो सकता है, तो ऑप्शन डी। रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ मीथेन, मीथेन के बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, तो सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज। आप जानते हैं जब सीवेज में सेडिमेंटेशन होता है या उसका कह सकते हैं डिकम्पोजिशन होता है, तो गैस रिलीज होती है, सड़े पदार्थ से क्या CH4 गैस, मीथेन गैस निकलता है, तो वो मीथेन को कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा जल मल के सड़न के कारण, सेडिमेंटेशन सीवेज के कारण। 98 शुद्ध प्रकृति जल का pH होता है, द pH ऑफ प्योर नेचुरल वाटर, तो प्योर नेचुरल वाटर का pH कितना होता है दोस्तों, 7। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप समझे कि मिस्टेक सोच कर सकता है, नहीं क्यों हो सकता है, तो pH ऑफ प्योर नेचुरल वाटर कितना होता है, 7 होता है pH, एकदम न्यूट्रल होता है। 99 देखिए, इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही फिलहाल में हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया है 16 सितंबर को। क्यों, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में एक शहर है, वहाँ पर ओजोन से रिलेटेड एक कह सकते हैं कि बैठक हुआ था, जिसको हम ओजोन मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होते हैं इसलिए, और उसी में डिसाइड किया गया था कि 16 सितंबर को प्रत्येक साल हम लोग ओजोन के संरक्षण के लिए उसमें हम बातचीत करेंगे कि ओजोन को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, और इसी दिन को हम ओजोन डे के रूप में मनाएंगे। 16 सितंबर 1987 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन डे से रिलेटेड। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, पृथ्वी दिवस और जल दिवस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु इन्वेंटेड CFC, CFC का आविष्कार किसने किया था, ठीक, अमेरिकन साइंटिस्ट थे दोस्तों, शेरवुड रोलैंड एंड मैरियो जे मोलिना, तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे शेरवुड रोवेल्ड, हमसे बस कंट्री का नाम पूछा है तो अमेरिकन थे वो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था आपका GES का, जनरल इन्वायरमेंट स्टडीज़ का पेपर था, प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये कैसा लगा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर सकें, और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस करें। कभी 2-4 पेपर तो और है प्रीवियस ईयर का, अगर वो चारों पेपर देख लेते तो बहुत सारा आपका कहिए कि प्रीवियस ईयर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, या आपको अच्छे से लेवल पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है आगे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन बेसिक साइंस से क्वेश्चन है, बेसिक इकोसिस्टम से क्वेश्चन है, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन हमने भी आपसे पूछा है, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दे दोस्तों, और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें और खूब नंबर लाएं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।